हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ACUET विद एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं आपके क्लास 12 सोशोलॉजी की NCERT के इंपॉर्टेंट बॉक्स की डिटेल को। तो दिस इज़ द बुक इंडियन सोसाइटी, जिसका चैप्टर 2 से हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द चैप्टर द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब हम यहाँ पे पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चैप्टर के रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं, और मैं MCQ में चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो MCQ सीरीज़ चल रही है मिसलेनियस MCQ, वहाँ पर हम लोग इसके MCQs ऑलरेडी कवर करेंगे। तो हमारा जो काम है वो है ऐसी चीज़ें पढ़ना जो कई बार आप लोग क्या कर देते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो। एंड NCERT पूरी इंपॉर्टेंट है, तो जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन किसी भी लाइन से बना सकता है। अभी इस समय पे देखिए, आप फोकस मत कीजिए, मतलब इन चीज़ों पे फोकस मत कीजिए कि एग्ज़ाम कितना डिले होगा, क्या रहेगा। डिले होगा तो कुछ डेज़ या कुछ वीक से एग्ज़ाम डिले होगा, ऐसा नहीं है आपको 3-4 महीने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जितना टाइम भी अगर डिले होता भी है तो आपको एक टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा, थोड़ा बहुत जो भी प्रिपेयर करने का, उसमें आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। राइट, डिले होगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा, न्यू आप लोगों की डेट्स आ जाएंगी। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए यहाँ पे। तो आपका जो चैप्टर है दैट इज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब डेमोग्राफी का मतलब हमें पता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की बात करता है, तो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना। अब पॉपुलेशन में बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ पे आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ाता है, जैसे बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या होता है, एज कंपोजिशन क्या होता है। राइट, पॉपुलेशन को लेकर अलग अलग थ्योरीज जो स्टैब्लिश हैं वो क्या हैं। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर इन सारी चीज़ों से डील करता है। व्हाट इज़ द सेंसस का कंसेप्ट जो होता है वो क्या है, फॉर्मल डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी क्या है। ये इस चैप्टर के मेजर जो हैं वो पॉइंटर्स हैं जो आपको देख के चलने हैं, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता भी होगी। इनकेस कोई टर्म क्लियर नहीं है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई कि वो टर्म भी हम लोग क्लियर करके चले। पॉपुलेशन ग्रोथ की यहाँ पे 2 थ्योरी हैं। अब चलिए, पहला जो बॉक्स आता है वो कुछ लाइन यहाँ पे मेंशन है ऑफ रॉबर्ट माल्थ्यूस। रॉबर्ट माल्थ्यूस ने पॉपुलेशन स्टडी की थ्योरी भी दी है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि इन्होंने कहाँ पे, एन एसे ऑन द पॉपुलेशन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 में आया था, वहाँ पर इन्होंने अपनी पॉपुलेशन थ्योरी की बात की। सबसे पहले तो आप ये सारी चीज़ें अभी याद कर लीजिए अगर नहीं याद है तो। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इज रिलेटेड टू थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूस, 1798 में इन्होंने बात की है। ये सिंपल सी बात ये कह रहे थे कि आपकी एक चीज़ है पॉपुलेशन और एक चीज़ है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होते हैं मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, मतलब बेसिक चीज़ें जो आपको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो ये कहते हैं कि पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, राइट, और रिसोर्सेज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस धीरे बढ़ रहे हैं, यानी पॉपुलेशन जो है वो GP में बढ़ती है और रिसोर्सेज AP में बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज लाइक 2, 4, 6, 8, 10 and so on. GP is like 2, 4 double, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, देन डबल 32, देन डबल 64। तो ये रिसोर्सेज जो हैं इस पॉपुलेशन की नीड को सेटिस्फाई करने में उतने एबल नहीं रहते हैं। राइट, ये बात रॉबर्ट थॉमस माल्थ्यूस जो है अपनी पॉपुलेशन की थ्योरी में करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं, थ्योरी आप सबको पता ही होगी। द पावर ऑफ पॉपुलेशन इज सो सुपीरियर टू द पावर ऑफ द अर्थ टू प्रोड्यूस सब्सिस्टेंस फॉर अ मैन। जो पॉपुलेशन की पावर है वो बहुत ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? आपकी जो अर्थ की पावर है प्रोड्यूस करने की, प्रोडक्शन करने की, बेसिक नीड्स जो मैन को ज़रूरत है उसके लिए। राइट, तो यहाँ पे द वाइजेस ऑफ मैनकाइंड आर एक्टिव एंड एबल मिनिस्टर्स ऑफ डीपॉपुलेशन। दे आर द precursor in the great army of destruction and often finish the dreadful work themselves. But should they fail in this war, सिकली रीजंस, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बात की, मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बता देती हूँ, इससे वो क्या बताना चाह रहे हैं। हो सकता है इस बॉक्स की कुछ लाइन देके ना रॉबर्ट माल्थ्यूस की थ्योरी से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछ ले। तो सबसे पहले तो याद रखो, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798, रॉबर्ट थॉमस माल्थ्यूस। AP GP की बात करते हैं, पॉपुलेशन GP में यानी तेज़ी से बढ़ती है और रिसोर्सेज AP में धीरे से बढ़ते हैं। लेकिन अब क्या है, आप लोग तो यहाँ पे 2 तरीके से इन पॉपुलेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। या तो नेचुरल चेक, भाई नेचर अपनी तरीके से कोई डिजास्टर वगैरह ला के यहाँ पे जो है, कई बार बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है डिजास्टर्स वगैरह की वजह से, तो नेचर के अपने तरीके हैं पॉपुलेशन कम करने के। या फिर होता है पॉजिटिव चेक, मतलब ह्यूमन बीइंग खुद से पॉपुलेशन कंट्रोल करे। आपके बर्थ मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं, बर्थ कंट्रोल मेजर आते हैं, तो ये सब चीज़ें यूज़ करके ह्यूमन बीइंग खुद एफर्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। क्लियर? सो ये चीज़ की बात करिए यहाँ पे इन्होंने। माल्थ्यूस ने जो है कैम्ब्रिज में पढ़ाई की यहाँ पे, और जो थे वो उनको जो उन्होंने ट्रेनिंग ली थी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट बनने की, लेकिन लेटर वो प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर की तरह उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में अपॉइंट किया गया था लंदन के पास। राइट, जो एक ट्रेनिंग सेंटर था, जो सिविल सर्विसेज के जो आपके रिक्रूट किए जाते थे, सिविल सर्वेंट रिक्रूट किए जाते थे लंदन में, उनका ट्रेनिंग सेंटर था। वहाँ पर वो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी को पढ़ाते थे। ही वॉज अ प्रोफेसर ओवर देयर।
क्लियर, ये बॉक्स हो गया। अगला बॉक्स देखते हैं हम लोग। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट बॉक्स। ये एक्टिविटी ऐसी कुछ नहीं है कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और हमें कवर करनी पड़ेंगी। हम बॉक्स वाइज चीज़ें देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके की टेबल है, टेबल से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा डेटाबेस। बस क्या करेगा वो 2-3 लाइनें टेबल की देके ना कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ लेगा। वो ये बता रहा है 1901 में इतनी पॉपुलेशन थी, फिर इतनी, और इसी को परसेंटेज में चेंज कर दिया कि 1901 से 1902 एनुअल ग्रोथ रेट क्या था पॉपुलेशन का उस पर्टिकुलर टाइम पे। और यहाँ पे आफ्टर 10 ईयर ग्रोथ रेट क्या था। यहाँ 10 ईयर का गैप क्यों लेते हैं, क्योंकि आपका जो सेंसस पॉपुलेशन काउंट होता था ना वो 10 साल के बाद हर 11th ईयर होता था। इस बार का कोविड की वजह से नहीं हुआ है और अब तक नहीं हो पाया है। लास्ट जो हमारे पास सेंसस अवेलेबल है वो 2011 का अवेलेबल है। क्लियर, अब बुक में तो 2001 के बेसिस पे ही मेंशन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आ गया यहाँ पे। जैसे देखिए कोविड तो अब आप सबने विटनेस किया है, तो आपको पता है कि जो इस तरीके की पेंडेमिक्स होती हैं वो किस तरीके से वाइड स्प्रेड होती हैं, कितनी मासिव किलिंग होती है, कंट्री टू कंट्री ये फैल जाती हैं। तो ये आप सबने ऑब्जर्व किया है, तो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे बात की है ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक की, जो 1918 और 1919 के टाइम पर आया था। इसका ईयर भी याद रख लेना। इन्फ्लुएंजा क्या है, एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। अब वो दे सकता है बैक्टीरिया, फंगस, दिस एंड दिस। साइंस ऐसा लगेगा साइंस है, बट हमारी बुक में है ना टॉपिक, तो आपको पढ़ के जाना है एक लाइन कि इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस अटैक से होता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसे नोज, थ्रोट वगैरह, इनको टारगेट करता है, लंग्स वगैरह को, जैसे कि कोविड की बात हो रही थी। जेनेटिक मेकअप, जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो आपके मेजर एंड माइनर जेनेटिक चेंजेस दोनों को इम्पैक्ट करता है। मेकिंग दैम इम्यून टू एग्जिस्टिंग वैक्सीन, मतलब आप वैक्सीन यूज़ करके उससे इम्यून हो सकते हो। 3 टाइम इन द लास्ट सेंचुरी इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करा उसने लोगों को, और इसकी वजह से हमें द मोस्ट मतलब इसमें से जो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही, दैट वाज स्पेनिश फ्लू, राइट, जिसने काफ़ी सारे मतलब वर्ल्ड के काफ़ी सारे लोगों को इम्पैक्ट किया। अराउंड 40 मिलियन लोगों की जान गई इधर उधर पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर हम देखें 1980 से 1919 के बीच में। ज़्यादा रिसेंटली बात करें तो 1957 में भी ये एशियन इन्फ्लुएंजा के नाम से हमें देखने को मिला। 1968 में हांगकांग में इसका देखने को मिला, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा मॉर्टैलिटी, मतलब इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ देखने को मिली। ग्लोबल मॉर्टैलिटी रेट जो इसकी वजह से रहा वो क्या एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन 2.5 से 5% तक ह्यूमन पॉपुलेशन को इसने जो है वो टारगेट करा था, राइट। तो और 20% लोग कहीं ना कहीं इस डिजीज़ से थोड़ा बहुत इम्पैक्टेड थे। इन्फ्लुएंजा ने 25 मिलियन जो था फर्स्ट 25 वीक में ही 25 मिलियन लोगों को यहाँ पे मारा। तो इतने सारे लोग जो थे उनकी डेथ हो रही थी इस वजह से, राइट। यूएस में अबाउट 28% ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र कर रही थी। 5 लाख टू 5 लाख टू 6,75,000 लोगों की डेथ हुई। ब्रिटेन में 2 लाख लोगों की, फ्रांस में मोर देन 4 लाख। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या बताया गया, while World War I did not cause the flu, the close quarters and mass movement of troops, मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है ये फैलने वाली डिजीज़ होती है, तो जो मूवमेंट ऑफ द पीपल हो रही थी उस वजह से बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहा था। क्लियर, तो जो सोल्जर्स थे उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा अटैक वगैरह की वजह से, तो ये एक कारण माना जा सकता है इस पर्टिकुलर डिजीज़ का। क्लियर, तो दिस इज़ द थिंग, बॉक्स इन्फ्लुएंजा 1918 ग्लोबली वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोगों को इसने इम्पैक्ट करा था। अब ऐसे डेटा फैक्ट फिगर डायरेक्टली नहीं पूछेगा, बताइए कितने % लोग कहाँ मरे, ये सब नहीं पूछेगा, तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ बस आपको पता रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये एक पाई चार्ट बना के आपको कुछ बता रखा है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2026 तक जो ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितनी प्रोजेक्शन हो सकती है पॉपुलेशन की अलग अलग जगहों पे। महाराष्ट्र, गुजरात में कितनी ग्रोथ होगी, यूपी में, बिहार में कितनी होगी, एमपी, राजस्थान में कितनी होगी। तो ये एक प्रोजेक्टेड एस्टिमेशन के बेसिस पे ये जो है 2001 के, यहाँ इन्होंने 1 को बेस लिया, बट 1 के बाद हमारा वैसे 11 का भी सेंसस हो चुका है, राइट। यहाँ पे क्या बताया, एज कंपोजिशन के बारे में बताया हुआ है। अब ये टेबल बना के ना आपसे पूछ सकता है। देखिए 15 to 59 जो होते हैं ना वो वर्किंग एज ग्रुप होती है। इसके नीचे और इसके ऊपर वाले लोगों को हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। अब किसी भी कंट्री में जब वर्किंग एज ग्रुप ज़्यादा होता है डिपेंडेंट से, आपके वर्किंग एज ग्रुप यानी 15-59 एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं डिपेंडेंट से, यानी 0 to 14 और 60 ईयर से डिपेंडेंट पॉपुलेशन से, तो हम कहते हैं कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, राइट। अब वो क्या करेगा, अगर इस तरीके के क्वेश्चन देगा टेबल बेस, तो टेबल बेस में कुछ कैलकुलेट नहीं करवाएगा आपसे। वो मान लो ये टेबल बता के कह देगा बताइए डेमोग्राफिक डिविडेंड का कंसेप्ट। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड तब होता है जब आपकी पॉपुलेशन, डिविडेंड मतलब होता है कोई चीज़ एक्स्ट्रा सरप्लस में है, बेनिफिट में है। तो बेनिफिट में कब होगे, जब आपकी कंट्री में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं मतलब ग्रोथ रेट में, मतलब वो काम ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ग्रोथ रेट में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है।
राइट। इंडिया में इस समय पे डेमोग्राफिक डिविडेंड बिल्कुल चल रहा है। अगर आप अपनी डेमोग्राफी को, वर्किंग एज ग्रुप के लोगों को अच्छे से ट्रेन करोगे, अच्छी एजुकेशन स्किल्स नॉलेज उनमें इनकलकेट करोगे, तो यू विल बी द वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको पिरामिड बताए गए हैं, कितने से कितने मेल कितने फीमेल हैं। दिस मेल और ये फीमेल शो कर रही है साइड। 0 to 4 ईयर्स में, 5 to 9 ऐसे अप टू 80 ईयर्स ये लेके गया है। 1961 फिर 1981, मतलब डेटा इस तरीके से यहाँ पे रिवेल किया गया है। नेक्स्ट आपकी प्रोजेक्शन 2026 तक की यहाँ पे ली गई है। पिरामिड के थ्रू एक पिरामिड शेप में आपको बताया गया है मेल एंड फीमेल किस तरीके से ऊपर जाते जाते आप देख रहे हो पॉपुलेशन कम होने लगती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रही है अलग अलग एज ग्रुप में। अलग अलग एज ग्रुप में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऑन एन एवरेज एक पर्सन जो है वो कितना जिएगा, राइट। ये आप कैलकुलेट करते हो कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितना जिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर किसी कंट्री की ज़्यादा है तो इट मीन्स वो एक अच्छा इंडिकेटर है, उस कंट्री में एनवायरनमेंट अच्छा है, उस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हैं, उस कंट्री में डेथ रेट कम है, मतलब मरने वालों की संख्या जो है वो कंपैरेटिवली कम है। क्लियर? तो ये क्या शो कर रहा है, जो एस्टिमेट्स शो कर रहे हैं वो प्रोजेक्शंस हैं। 2026 तो क्या है, प्रोजेक्शन बेस ही शो कर रहे हो आप आगे की चीज़ें। पिरामिड के बेसिस पे आप यही चीज़ यहाँ पे शो करने की बात कर रहे हो। मेल्स और फीमेल्स में आप बता रहे हो अलग अलग एज ग्रुप में, उनमें जो है अलग अलग एज स्ट्रक्चर के अलग अलग ग्रुप के लोगों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह जो है वो कितनी एग्जिस्ट करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। स्टेट वाइज एक दो स्टेट का एग्जांपल दिया है। डज द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ऑफर अ डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर इंडिया। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि एग्जैक्टली डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता क्या है, राइट। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होता है। लेट मी कम टू द सेम बॉक्स 2.3। यस, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जब वर्किंग एज ग्रुप ज़्यादा होता है तो डेमोग्राफिक एडवांटेज और डिविडेंड जो है वो एज स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें पता चलता है, राइट। अ थर्ड ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन वाज बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। 2000 में 15 साल से कम थी, मतलब डिपेंडेंट थी। 2020 में एवरेज इंडियन विल बी ओनली 29 ईयर्स ओल्ड कंपेयर्ड विद एन एवरेज ऑफ 37 इन चाइना, राइट। अच्छा, चाइना में क्या हुआ, चाइना पहले ना वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करता था, बट अब चाइना में होने लगी थी पॉपुलेशन एजिंग, मतलब उनका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो कम होने लगा, उनकी पॉपुलेशन बुढ़ी होने लगी। आपने यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी कर दी और उसके बाद ज़्यादा आगे मतलब चाइल्ड बर्थ हो ही नहीं रहा है, और जो पुरानी पॉपुलेशन थी वो भी एजेड हो रही है। तो अब एजेड हो रही है तो वर्किंग ग्रुप में तो वो कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएगी। तो इसीलिए चाइना ने अडॉप्ट करी दोबारा से 3 चाइल्ड पॉलिसी। क्यों? क्योंकि अब उनको लोग चाहिए जो उनकी मतलब डेमोग्राफी अच्छी चाहिए, यंग लोग चाहिए, ताकि उनकी प्रोडक्शन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए। तो अभी इंडिया में वो सिचुएशन नहीं आई है, एजिंग नहीं आई है। अभी हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा खासा है। 15 to 59 एज ग्रुप के लोग हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ सालों बाद इंडिया में भी पॉपुलेशन एजिंग आ जाएगी, कुछ मतलब 20 से 30 सालों बाद। अभी इतनी जल्दी वो चीज़ नहीं आएगी। तब हमें भी उन चीज़ों को रिवाइज करना या कुछ भी जो भी वर्क करना है उस पर हमें देखनी चीज़ें पड़ेंगी। बट अभी का टाइम जो है एक अच्छा पीरियड है एज कम्पेयर टू डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो क्यों कब होता है, जब आपके वर्कर्स जो होते हैं रिलेटिव टू नॉन वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। इसका मतलब अगर एज के बेसिस पे बात करें तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो जनरली देखो 15 to 64 भी आप ले लेते हो। ये वर्किंग एज ग्रुप जो है ये क्या है, ये सपोर्ट करते हैं अपने आप को भी और दूसरों को भी। मतलब अब वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं तो भाई अपनी फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे हैं, उनका तो टेक केयर यही लोग कर रहे हैं ना, तो वो लोग इन पर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? बट दिस पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल ग्रोथ ओनली इफ राइज इन द वर्किंग एज ग्रुप। अच्छा, अब फ़ायदा तभी होगा जब जो वर्किंग एज ग्रुप है वो एक्चुअली में स्किल है, ट्रेंड है, एजुकेट है, वो बिजी है पबजी में, ब्लू व्हेल में, इंस्टाग्राम रील्स में और फालतू की चीज़ों में, तो वो चीज़ वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। आप घर बैठ के सो रहे हो तो आप इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। वो तभी आएगा जब आपकी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो अवेलेबल हो। अगर एजुकेटेड नहीं हो, एम्प्लॉयड नहीं हो, तो वो कंट्री के लिए बर्डन ही कहलाओगे आप। क्लियर? ये यहाँ पे बताया गया है, इफ़ दे रिमेन अनएम्प्लॉयड देन दे आर अनेबल टू अर्न, एंड वो खुद डिपेंडेंट हो जाएंगे बाकी जो लोग कमा रहे होंगे उस पर। इसलिए यहाँ पे आपका जो एज स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ प्लान्ड डेवलपमेंट भी होना चाहिए। उनको मैंने बोला ना, उनको प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, देन ऑल्सो तभी वो इकोनॉमी के लिए एक एसेट की फॉर्म में जो है वो वर्क करेंगे। क्लियर? चलिए, तो यही चीज़ है, कुछ जगह पे डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होने के बाद भी उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में पॉजिटिव नहीं हमें देखने को मिल रही होती है चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपने प्लान डेवलपमेंट नहीं करा, आपने उनकी स्किल्स एजुकेशन को इम्प्रूव करने में वर्क नहीं करा है। क्लियर?
इंडिया के पास अभी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मैंने बताया, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, राइट। तो हमें प्लान डेवलपमेंट के साथ अगर हम यूज़ करेंगे तो दैट विल बी द बेनिफिट फॉर इंडिया। और प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए? एम्प्लॉयमेंट, राइट। डेटा अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे का देखें तो 1999 से 2000 और 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो एम्प्लॉयमेंट रेट हमें फॉल देखने को मिल रहा है। मतलब हमारी कंट्री में हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही थी रूरल और अर्बन दोनों एरिया में, जिस वजह से थोड़ा सा क्या है, वर्किंग एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, उनके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है, जिससे ग्रोथ हिंडर होती है, राइट। तो जो यह एडवांटेज जो है ऑफर की जाती है यंग लेबर के फॉर्म में जो आप कर सकते हो, उसमें उतना ज़्यादा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए हमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करनी चाहिए जिससे कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को पॉजिटिवली यूज़ कर सकें। अब सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, इतना लंबी कहानी नहीं आएगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो, किस केस में डेमोग्राफिक डिविडेंड का रिजल्ट नेगेटिव जा सकता है। तो जब वो स्किल्ड नहीं होगा, ट्रेन नहीं होगा, एम्प्लॉयड नहीं होंगे, तब वो नेगेटिव भी जा सकता है। क्लियर? चलिए अगला बॉक्स देखते हैं। कुछ कंसेप्ट भी मैं साथ में समझाने की कोशिश कर रही हूँ बॉक्स के साथ आपको, राइट। लेकिन वही है कि आपको याद रखना है कि हमारा एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेके चलनी है आपको एग्जाम की। एंड नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर। ये एक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड ऐसे बॉक्स में कोई इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। हमें सिर्फ बॉक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करके चलनी है। इंडिया का डेमोग्राफिक अचीवमेंट की बात करें, कुछ डेटा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। हाफ अ सेंचुरी आफ्टर फॉर्मुलेटिंग जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आया था, इंडिया ने जो था बर्थ रेट पे कंट्रोल, तब थोड़ा बर्थ रेट कंट्रोल कर लिया था। बर्थ रेट होता है पर ईयर पर 1000 जो बच्चे पैदा हो रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल से कम की एज में जब बच्चा मर जाता है, इन्फेंट कब होता है, जब वो लेस देन 1 ईयर होता है, तो 1 साल से कम की एज में जब बच्चा मर गया तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है जब बच्चे को जन्म देते हुए माँ की डेथ हो जाती है उस प्रोसेस में, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मतलब ये शो कर रहा है कि आपकी कंट्री में हेल्थ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हेल्थ न्यूट्रिशन फैक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट। तो ये चीज़ है। डेथ रेट भी आपने कंट्रोल कर लिया, कम कर लिया। डेथ रेट कम होने का मतलब आपके यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 37 से 62 ईयर हो गई, वो भी अच्छा इंडिकेटर है। यूनिवर्सल अवेयरनेस लोगों में आ गई थी फैमिली प्लानिंग वगैरह को लेके। फैमिली प्लानिंग होगी, एजुकेटेड होंगे, अवेयर होंगे, तो बर्थ रेट पे कंट्रोल करके चलेंगे। तो यस, ये कुछ अचीवमेंट हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिली। बर्थ रेट ज़्यादा होना इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर। बर्थ रेट ज़्यादा है, इट मीन्स आपके यहाँ पे लोग एजुकेटेड और अवेयर नहीं हैं, तो बर्थ रेट ज़्यादा इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर। डेथ रेट ज़्यादा, इसका मतलब आपके यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आर नॉट अप टू द मार्क, तो ये कंट्रोल्ड वे में रहनी चाहिए। अब नेशनल सोशो डेमोग्राफिक गोल्स क्या हैं 2010 के, तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, देखिए कुछ रीड कर लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। 2010 में आपने अपनी पॉपुलेशन के लिए कुछ गोल सेट करे, जिसमें आप बात कर रहे थे चाइल्ड की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की, स्कूल एजुकेशन जो है अप टू 14 ईयर्स जो है फ्री एंड कंपलसरी करनी है। आपको पता होना चाहिए 2005 में आपका 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आ गया था, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता था। 6 to 14 ईयर फंडामेंटल राइट भी उसको बना दिया गया आपका, राइट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना है, मैंने बता दिया क्या होता है ये। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करना है, ये भी बता दिया क्या होता है। यूनिवर्सल मतलब आपको क्या करना है, वैक्सीन की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, सारी वैक्सीन जो है वो बच्चों को लगनी चाहिए। डिलेड मैरिज फॉर गर्ल, अर्ली मैरिज नहीं होनी चाहिए, 18 साल से पहले मैरिज नहीं होनी चाहिए, और प्रेफरेबली 20 ईयर्स के बाद ही वो मैरिज, ये बेटर है, राइट। आपको डिलीवरी, हॉस्पिटल डिलीवरी प्रमोट करनी है। गवर्नमेंट इसके लिए स्कीम भी चलाती है, जननी सुरक्षा योजना नाम से एक स्कीम भी है, जहाँ पे अगर रूरल अर्बन एरिया की वुमेन अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएंगी तो उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं डिलीवरी करवाने के, ताकि प्रमोट हो सके, वरना घर पे डिलीवरी हो रही थी उससे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए, प्लस काउंसलिंग उनकी टाइम टू टाइम होनी चाहिए। बर्थ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डेथ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि रिकॉर्ड रह सके, ताकि पता रख सके। तो बर्थ, डेथ, मैरिजेज, इन सब का जो है रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। प्लस स्प्रेड ऑफ जो एड्स वगैरह है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, इसके रिगार्डिंग लोगों को अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए कि हाउ दे कैन प्रोटेक्ट, मतलब इस चीज़ से वो बच के कैसे रह सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रिवेंट और कंट्रोल करने पे फोकस करना चाहिए। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसको इंटीग्रेट करना चाहिए,
ताकि हम सारे घरों तक पहुँच पाएँ, बेसिक मेडिसिन जो है वो सब तक पहुँच पाएँ। स्मॉल फैमिली पे फोकस करना चाहिए, स्मॉल फैमिली नॉर्म होने चाहिए, वही एजुकेशन अवेयरनेस के थ्रू आप कर सकते हो। फैमिली वेलफेयर सेंटर्ड प्रोग्राम हमें बनाने चाहिए। ये सब हमने जो है डेमोग्राफी के गोल सेट करे थे, ताकि हम बेसिक डेमोग्राफी के जो पैरामीटर होते हैं, लाइक कंट्रोल्ड बर्थ रेट, कंट्रोल्ड डेथ रेट, रिकॉर्डिंग ऑफ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कंट्रोल कर पाना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा पाना, ये सब चीज़ों पर वर्क कर सके। क्लियर? या सो चैप्टर कंप्लीट। ये हमने इसके सारे बॉक्सेस कर लिए हैं। स्टिल कोई डाउट हो, कोई बॉक्सेस के साथ जितने कुछ कंसेप्ट थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। स्टिल कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। वी आर ओनली कवरिंग द बॉक्सिंग हियर फॉर द डिटेल। फुल चैप्टर हम लोग करेंगे MCQs, तो आप MCQ सीरीज़ को भी देख के चल सकते हैं, वहाँ से आपके सारे कंसेप्ट जो है कवर हो जाएंगे। सो या दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।